बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हमारे साथ था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, हम डिस्कस कर रहा था। तो हमारे साथ इधर स्ट्रेंथ है, स्टेपनेस है, स्टेबिलिटी है। तो स्ट्रेंथ हमारे साथ क्या है, पहले मैंने बता दिया कि फ्रैक्चर तक जितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है, इसको हम इसका स्ट्रेंथ कहते हैं। द स्ट्रक्चर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी दी अप्लाइड लोड्स अप टू फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर तक जितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है फ्रैक्चर तक। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। और दूसरा हमारे साथ स्टेपनेस है। स्टेपनेस, द स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेप इनफ सच दैट ओनली अलाउेबल डिफॉर्मेशन आकर। ठीक है, सिर्फ डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाए, फ्रैक्चर ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम स्टेपनेस कहते हैं। और स्टेपनेस डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। एक मटेरियल का ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा हो उतना इसका स्टेपनेस ज़्यादा होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना कम हो उतना इसका स्ट्रेंथ कम होगा। स्टेबिलिटी, द स्ट्रक्चर मस्ट नॉट कोलैप्स थ्रू बकलिंग सब्जेक्ट टू द अप्लाइड कंप्रेसिव लोड एंड बी केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग वेरियस लोड सेफ्टी टू द ग्राउंड। मतलब जब हम लोड ट्रांसमिशन के लिए एक कॉलम लगा लें और इसमें उस मटेरियल में बकलिंग प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, कॉलम जब फेल होता है तो इसमें बकलिंग फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बकलिंग मतलब कि डिफॉर्म होता है, एक बॉडी पे लोड आता है और इस लोड की वजह से ही इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, तो इस फिनोमेना को हम बकलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक कॉलम है, ये हमारे साथ एक कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम पे लोड आता है और ये डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म इस तरह, ये इस तरह होता है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बकलिंग फिनोमेना, ठीक है, ये इस दूसरी साइड पे आएगा। ठीक है, हमारे साथ इस तरह ये एक कॉलम है, इस पे लोड आ जाए और इसमें बकलिंग प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो बकलिंग तक जितना लोड ये ट्रांसमिट कर सकता है तो इसको हम इसकी स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जब बकलिंग प्रोड्यूस हो जाए तो उस पॉइंट पे ये स्टेबल नहीं होगा। तो एक हमारे साथ स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा हमारे साथ स्टेपनेस हो गया और तीसरा हमारे साथ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब लोडिंग टाइप्स जो पहले मैंने आपको बता दी। हमारे साथ पहला जो टाइप्स इधर है, पहला हमारे साथ एक्सियल, ये पहला जो बीम आपको नज़र आता है इस पर एक्सियल लोड अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो एक्सियल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है और इसका डाया डिक्रीज। अगर इसको आप देख लें तो एक्सियल लोड की वजह से या टेंसाइल फोर्स टेंसाइल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है और इसका डाया डिक्रीज हुआ है। द मेंबर इज बीइंग सब्जेक्टेड बाय द एक्सियल फोर्स एज एन टेंशन। टेंशन मतलब कि टेंसाइल लोड इस पर अप्लाई हुआ है। द डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय एक्सियल एलांगेशन, इसमें एलांगेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है और इसका डाया डिक्रीज हुआ है। दूसरा हमारे साथ नॉर्मल फोर्स एक्सियल फोर्स है लेकिन कंप्रेसिव है। द मेंबर इज बीइंग कंप्रेस्ड बाय द एक्सियल फोर्स एंड एज एन कंप्रेशन। द डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय एक्सियल शॉर्टनिंग। मतलब जब कंप्रेसिव लोड अप्लाई हुआ है तो इसका लेंथ इंक्रीज हुआ है और इसका डाया हमारे साथ डिक्रीज हुआ है। तीसरा हमारे साथ शेयर फोर्स है। द मेंबर इज बीइंग शेयर्ड, द डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय डिस्टॉर्टिंग ए रेक्टेंगुलर एंड टू ए पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर से पैरेललोग्राम डिफॉर्मेशन ये डिफॉर्म हो गया है, ये हमारे साथ डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है शेयर फोर्स की वजह से। ठीक है, तो शेयर फोर्स मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पैरेलल इस तरह फोर्स होगा, इस तरह। तो जब इस तरह लोड हम अप्लाई करते हैं पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो ये बॉडी डिफॉर्म होगा और रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनेगा। जब आप रेक्टेंगल पे एक रेक्टेंगुलर शेप पे ये शेयर फोर्स अप्लाई कर लें तो हमारे साथ ये पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, चौथा हमारे साथ टार्क या ट्विस्ट मोमेंट है, जिसका मैंने टार्शन में मैंने आपको बता दिया। जब आप बॉडी पे टार्क अप्लाई करें, इस तरह ये आपको नज़र आता है, टार्क अप्लाई करें तो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है तो इस फिनोमेना को हम टार्शन कहते हैं। द मोमेंट इज बीइंग ट्विस्टेड एंड इज इन टार्शन। ये क्या है, टार्शन है हमारे साथ। ठीक है, द डिफॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये हम टार्शन और एंगल ऑफ ट्विस्ट के दरमियान रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं टार्शन मालूम करने के लिए। अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे साथ मालूम हो जाए तो हमारे साथ टी और थीटा, टी हमारे साथ टार्शन है और थीटा हमारे साथ एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो इस रिलेशन से हम अगर थीटा मालूम हो तो हम टार्शन मालूम कर सकते हैं। और आखिर में हमारे साथ बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, सिंपली आपके साथ कैंटिलीवर बीम है जिसका एक साइड पेक्स हो दूसरा प्री हो। प्री पे आप लोड अप्लाई करें, टार्क नहीं सिर्फ लोड अप्लाई कर लें
तो जो फिक्स पॉइंट है, जो इसका फिक्स इन है, उस पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। द मेंबर इज बीइंग बेंड एंड द डिफॉर्मेशन कैरेक्टराइज बाय बेंड शेप। तो ये बेंड होता है, ठीक है। अब वो बेंड शेप कैरेक्टराइजेशन हम बेंडिंग मोमेंट फिनोमेना से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ पहले मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है। इधर जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक और शेटर विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन व्हेन अंडर स्ट्रेस, ठीक है। अपोजिट ऑफ प्लास्टिसिटी, एग्जांपल ग्लास, कंक्रीट, कास्ट आयरन, सिरामिक। ब्रिटल मटेरियल मतलब ये सारे ब्रिटल मटेरियल, ग्लास हमारे साथ ब्रिटल मटेरियल है, कंक्रीट हमारे साथ ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन हमारे साथ ब्रिटल, सिरामिक। डिफिनेशन हमने ये किया है कि प्लास्टिक रीजन में ना जाए और उसमें जाने से पहले पहले ये ब्रेक हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे साथ ये फिनोमेना हमारे साथ ब्रिटलनेस है, और जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस, रेशियो ऑफ प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन और रेशियो ऑफ द इन्फिनिटेसिमल प्रेशर इंक्रीज टू द रिजल्टिंग रिलेटिव डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम को भी हम बल्क मॉडुलस, मतलब अगर हम हमारे साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हम बल्क मॉडुलस का एक डिफिनेशन तो ये है, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन हमारे साथ ये है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक है। और डक्टिलिटी भी पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ प्लास्टिक रीजन में जाए डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस होता है। एलांगेशन मोर देन 5% हो तो हमारे साथ ये हमारे साथ फिनोमेना डक्टिलिटी है, और उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। इलास्टिसिटी हमारे साथ है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी to resist a distorting influence or stress and to return to its original size and shape when the stress is removed, ठीक है। इलास्टिसिटी हमारे साथ वो फिनोमेना है, आप किसी बॉडी पे लोड अप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल आप टेंसाइल लोड अप्लाई कर लें, और आफ्टर अनलोडिंग इट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। फ्रैक्चर टफनेस, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल कंटेनिंग ए क्रैक टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। कि क्रैक प्रोड्यूस ना हो जाए, क्रैक की प्रोड्यूस होने को जो रेजिस्टेंस पेश होता है उसको हम फ्रैक्चर टफनेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है क्रीप। तो क्रीप मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्रीप हमारे साथ है द स्लो एंड ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आप एक बॉडी पे थोड़ा सा लोड अप्लाई, मामूली लोड, इस लोड से इसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होता, इतना लोड आप अप्लाई करते हैं, मतलब इतना लोड कि ये इलास्टिक रीजन के अंदर हो, इलास्टिक रीजन को आप क्रॉस ना करें, लेकिन टाइम के साथ साथ स्लोली ये पेल होता है, और कुछ 10 साल बाद या 15 साल बाद ये पेल हो जाता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्रीप कहते हैं। ये स्लो फिनोमेना है, मतलब इसमें हम बहुत कम लोड अप्लाई करते हैं, बहुत कम स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद ये पेल हो जाता है, तो इस फिनोमेना को हम क्रीप कहते हैं। इधर लिखा भी है द स्लो एंड ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने आपको बताया था कि क्रीप हमारे साथ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमारे साथ टाइम है, दूसरा हमारे साथ टेम्परेचर है, और तीसरा हमारे साथ इनिशियल स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन जितना ज़्यादा हो उतना इसमें क्रीप जल्द ही प्रोड्यूस होगा। टाइम जितना ज़्यादा लगता है तो क्रीप फिनोमेना आता है, ठीक है। और तीसरा टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो क्रीप इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्रीप हमारे साथ इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, टाइम, टेम्परेचर और इनिशियल स्ट्रेन। फटीग लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विथस्टैंड अंडर रिपीटिंग लोड, ठीक है। तो फटीग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे साथ फटीग ये टाइम के साथ साथ वेरी होता है, ये हमारे साथ कांस्टेंट लोड के लिए नहीं है, वो उस लोड के लिए फटीग है जिसमें जो टाइम के साथ वेरी होता है, ठीक है। तो फटीग लिमिट हमारे साथ मैक्सिमम लिमिट है जो रिपीटिंग लोड में एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, तो उस लिमिट को हम फटीग लिमिट कहते हैं। प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो इरिवर्सिबल और परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग और रप्चरिंग अपोजिट ऑफ ब्रिटलनेस, ठीक है। मतलब प्लास्टिसिटी जब इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, डिफॉर्म होता है, परमानेंटली डिफॉर्म होता है, तो उस फिनोमेना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये ब्रिटलनेस का अपोजिट है, मतलब ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिसिटी नहीं होता, डक्टाइल मटेरियल में हमारे साथ प्लास्टिसिटी होता है। और शेयर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है।
शेयर मॉडुलस क्या है, ऊपर ऊपर हमारे साथ बल्क मॉडुलस था, तो हमारे साथ एक शेयर मॉडुलस है, एक हमारे साथ यंग मॉडुलस है और एक हमारे साथ बल्क मॉडुलस है। तो यंग मॉडुलस द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। दूसरा शेयर स्ट्रेस है, शेयर मॉडुलस है द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के दरमियान रिलेशनशिप हो तो उसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं। अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रिलेशनशिप हो तो उसको हम शेयर मॉडुलस कहते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान रिलेशनशिप हो तो इसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हमारे साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हमने डिस्कस किया, ठीक है।